तो मेरे प्यारे बच्चों, वेक्टर्स चल रहे हैं, ख़त्म अभी तक नहीं हुए हैं, कंटिन्यूसली चले जा रहे हैं, लेकिन मज़ा ज़रूर आ रहा होगा तुम्हें। ठीक है, नोट्स में से लास्ट में जो क्वेश्चन दे रखे हो तो उनको ट्राई जरूर करना, टॉपिक वाइज। ठीक है बच्चों, तो आज अपन नया क्या पढ़ने वाले हैं। लास्ट वाले लेक्चर में क्या कर रहा था बच्चों, अपन ने वही रिजल्टेंट वेक्टर और उनके बीच के जो एंगल थे, उनके अलग अलग प्रकार के केसेस को स्टडी कर ली थी अपन ने। ठीक है, आज क्या है, मैं इस पर ज़्यादा फोकस पहले भी कर लिया था, आज मैंने ये वापस उठा लिया इसके पीछे कुछ कारण है बच्चों, है ना। कारण देखते हैं क्या है। मैंने तुम्हें पहले रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में बताया था। क्या बताया था? अगर हमारे पास ऐसा कुछ है, ये x है, ये y है, तो ये किसको बताएगा बच्चों? ये बताएगा हमें हॉरिजॉन्टल को। और ये किसको बताएगा बच्चों? ये वर्टिकल को बताएगा। ठीक है, और अगर यहाँ से कोई वेक्टर निकल रहा है ऐसे ही a, जिसमें ये एंगल फॉर्म हो रहा है थीटा, तो तुम्हें मैंने बता दिया था बच्चों क्या, कि ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, a cos थीटा, और ये वाला a sin थीटा। अब यहाँ पर आता है रेक्टेंगल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। रेक्टेंगल कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, नहीं हो रहा, छोटा सा, तो ये एक रेक्टेंगल की साइड को भी रिप्रेजेंट करता है बच्चों, रेक्टेंगल की साइड को भी रिप्रेजेंट करता है। तो वही कंसेप्ट है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये पूरा क्या कहलाता है? ये 2D रिजोल्यूशन कहलाता है बच्चों, क्योंकि इसमें 2 डायमेंशन यूज कर रहे हैं। अच्छा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना बच्चों, उसको मैं क्या बोलूंगा? AX बोल दूंगा। ठीक है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा है उसको मैं क्या बोल देता हूं बच्चों? AY। तो AX की वैल्यू क्या मिली हमें? A cos थीटा, और AY की वैल्यू क्या मिली बच्चों में? A sin थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ गई है बच्चों? ये कहलाता है 2D के अंदर रेक्टेंगल कंपोनेंट। तो यहाँ पर जो A वेक्टर है ना, तो इसी प्रकार हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को अगर मैं वेक्टर बनाना चाहूँ, इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को अगर मैं क्या बनाना चाहूँ बच्चों? वेक्टर बनाना चाहूँ, तो सुनना, इस AX के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? वेक्टर लगाना पड़ेगा, और इस AY के ऊपर भी क्या लगाना पड़ेगा बच्चों? वेक्टर। तो X डायरेक्शन के लिए मैंने तुम्हें बताया ना, वेक्टर क्वांटिटी बनाने के लिए क्या करते हैं बच्चों? लास्ट में यूनिट लगा देते हैं, यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर आ जाएगा A cos थीटा I कैप, समझ में आ गया, और ये A sin थीटा J कैप। इसका मतलब AX को भी अगर वेक्टर बनाना था तो इस AX को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों? I कैप से, और इस AY को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों? J कैप से। वास्तव में ये पूरा A वेक्टर ही तो था, तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों? AX I कैप और AY J कैप, कि ये इसमें से निकला, और यही रेक्टेंगल कंपोनेंट 2D के लिए कहा जाएगा। सही है, बात समझ में आई मेरी? तो ये हो गया एक रेक्टेंगल कंपोनेंट। यही चीज़ अगर मैं 3D में बात करता हूँ बच्चों ना, तो 3D में देखते हैं क्या होता है इससे। ये 3D डायमेंशन हो गई बच्चों ना, 3 डायमेंशन। तो X ये Y को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Z को रिप्रेजेंट। तो 3 डायमेंशन में कंपोनेंट क्या होंगे ये बताना अपन को। तो इस पर फोकस करते बच्चों, जरा सोचना क्या करेंगे अपन। हे आहा। तो ये पॉइंट क्या है बच्चों? P पॉइंट है, ठीक है ना। और ये P पॉइंट का क्या है बच्चों? वो वेक्टर है। अब यहाँ पर x डायरेक्शन में जो आएगा, तो इस वेक्टर को मैं बोलूँगा तू AX वेक्टर है या AX I कैप है, इसको मैं बोलूँगा तू AZ है, और इसको मैं क्या बोलूँगा? तू AY है। बच्चों देखो, जो खड़े जितने भी हैं ना सारे AY कहलाएंगे, आड़े जितने भी सारे AX कहलाएंगे, और जो बाहर निकल रहे हैं वो सारे AZ कहलाएंगे। तो सोचो जरा, मैंने यहाँ पर क्या बनाया था बच्चों कि AX और AY के लिए ये वेक्टर था कि नहीं था? मतलब इसको अगर तुम बोलो कि ये क्या है बच्चों, ये AX है और ये AY है, तो इन दोनों का मैं उल्टी चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अगर तुम A के कंपोनेंट करते हो तो AX लिखते हो और AY लिखते हो,
है ना, ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप। लेकिन अगर ऐसा ना दे दे, ए एक्स आई कैप दे दे, ए वाई जे कैप दे दे, तो तुम इसको क्या मान लोगे, ए भी तो मान सकते हो। ए से ये दोनों निकले तो इन दोनों से ए भी तो निकल सकता, उल्टा सीधा एक समान। तो यहाँ पर मैं ये बकवास क्यों कर रहा हूँ अभी पता चलेगा। मुझे बच्चों इस ए वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। किस ए वेक्टर की, इस ए वेक्टर की। तो जरा देखो ए वेक्टर का मतलब क्या हुआ, सुनना, ये यहाँ से जो जा रहा है रिजल्टेंट वेक्टर, ऐसी है क्या, तो ये ए एक्स हो गया, ये ए जेड हो गया, ऐसा मान सकते हो ना। तो इसको तुम क्या बोलोगे, ये ए एक्स आई कैप है और ये ए जेड जे कैप है। जैसे यहाँ पर था ना ए वेक्टर के लिए क्या था, ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप, जो बीच में से गुजर रहा था। तो यहाँ पर बीच में से किस किस के गुजर रहा है, एक्स और जेड के गुजर रहा ना। तो मैं इसको क्या बोलूँगा, ए एक्स आई कैप और ए जेड के कैप, सॉरी गलत लिख दिया मैंने। क्या बोलोगे तुम इसको, ए एक्स आई कैप और ए जेड के कैप। क्या मेरी बात समझ में आई क्या। तो मुझे ये वाला वेक्टर मिल चुका है। अब जरा सोचना, मुझे एक तो ये वाला वेक्टर मिल गया और ये वाला वेक्टर क्या, खड़ा वाला बच्चों, क्या ये ए वाई है क्या। तो ये दो कंटिन्यूस वेक्टर हो गए नहीं हो गए। अरे सोचो बच्चों, दो कंटिन्यूस वेक्टर, तो इन दोनों कंटिन्यूस वेक्टर को अगर ऐड करूँगा तो ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप नहीं हो जाएगा क्या। और यही क्या है, ए। बच्चों याद करो, तुम्हें मैंने जब ऐसे किसी की भी पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए बोला था, जैसे यहाँ पर एक्स वाई जेड आ जाए और ये आर वेक्टर है, तो आर को क्या बोला था अपन ने, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप बोला था, है कि नहीं है। तो वही तो चीज़ यहाँ पर है, बस वो वेक्टर जो ए था तो उसके तीन कंपोनेंट मिलेंगे, एक्स के लिए अलग, वाई के लिए अलग, जेड के लिए अलग। तो मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख सकता था कि हर अलग डायरेक्शन के लिए अलग आएगा, जैसे उसमें ए एक्स ए वाई था तो इसमें ए जेड भी आएगा। लेकिन कैसा है पता चला क्या, वापस समझाता हूँ बच्चों, ए एक्स और ए जेड में से ये जो निकल रहा है ना बच्चों, ये दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ये तो समझते हो बिल्कुल, ये दोनों एक दूसरे के क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर ये दोनों भी थे, तो इसे ए वेक्टर मिला, तो यहाँ से भी एक वेक्टर मिलेगा। अब उसको कोई नाम नहीं बोलता हूँ, चलो मान लो ये बी वेक्टर मिला अपन को, और इस बी वेक्टर की वैल्यू ए एक्स आई कैप और ए जेड के कैप मिलेगी। और ये बी वेक्टर और ये जो खड़ा वाला वेक्टर है दोनों कंटिन्यूस हो गए क्या, तो इन दोनों कंटिन्यूस को इसके बराबर लिख दूंगा, तो ए बराबर ए एक्स ए वाई और ए जेड। चाहो तो डायरेक्ट याद करो, नहीं तो मैंने समझाया तो उस तरीके से भी याद कर सकते हो। अब ये जो ए है इसका अगर तुम मैग्नीट्यूड निकालने जाओगे तो क्या याद आ रहा है, ऐसे ही करते थे अपन, अरे हाँ कि ना, मतलब इस ए को क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर को ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर और ए जेड का स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड की वैल्यू मिली है, जैसे अपन उसमें आर में निकालते थे, याद आ रहा बच्चों, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये 3D में बताने का कारण क्या है, क्वेश्चन तो ये उठता ना, 2D में अपन ने पढ़ा तो 3D में भी क्यों पढ़ रहे हैं, इसका कारण है बच्चों, ये जो ए एक्स ए वाई और ये जो ए जेड मिला है ना, इन तीनों को क्या बोला जाता है बच्चों, डायरेक्शन रेशियो। अब आ जाते हैं बच्चों टॉपिक पे। तो जो आज अपना लेक्चर स्टार्ट होने वाला उसका नाम पता है क्या, वास्तव में ये नहीं था, उसका नाम ये था डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन रेशियो तो हमें मिल गए, क्यों बोल रहे हैं बच्चे इसको डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन बताने वाले रेशियोस बोल सकते हैं इसे, क्या बोल सकते हैं, डायरेक्शन बताने वाले। मतलब ए एक्स डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट मिला, ए एक्स, तो एक्स डायरेक्शन का रेशियो बता दिया, वाई डायरेक्शन का बता दिया और जेड डायरेक्शन का बता दिया। तो ये ए एक्स ए वाई और ए जेड को डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। और उनको रिप्रेजेंट पता है किससे करते हैं बच्चों, जैसे ये ए एक्स है, ये ए वाई है और ये ए जेड है, तो इन तीनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका है बच्चों ये, इसको स्मॉल ए से बोलते हैं, इसको स्मॉल बी से बोलते हैं, इसको स्मॉल सी से बोलते हैं। और यहाँ पर ए आई कैप, बी जे कैप और सी के कैप, इसे पता क्या बोलते हैं बच्चों, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, सॉरी डायरेक्शनल वेक्टर बोल दो अभी तो, फिर डेरिवेटिव बोलेंगे ना इसको, क्या बोलेंगे, डायरेक्शनल वेक्टर बोल दो इसको, क्योंकि डायरेक्शन बता रहा है ये डायरेक्शन रेशियो है। अच्छा बच्चों एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे ये डायरेक्शन रेशियो है और डायरेक्शन कोसाइन है, तो इसको हिंदी में बोलेंगे बच्चों अपन दिक् अनुपात, दिक् मतलब दिशा, और इससे अपन बोलेंगे दिक्
कोसाइन, दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन। तो ये जो ए आई के बी जे के बस ई के मैंने डायरेक्शन वेक्टर क्या कहलाते, दिक् सदिश भी कहलाते हैं। क्या कहलाते बच्चे, दिक् सदिश। अब इनकी परिभाषाएं नहीं होती बच्चों, ये कंसेप्ट होते हैं, परिभाषा नहीं पूछते, कंसेप्ट होता है जो हमें पता होना चाहिए कि इस ए एक्स ए वाई ए जेड को डायरेक्शन रेशियो बोला जाता है। लेकिन पहले ए एक्स ए वाई ए जेड आए कहाँ से, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर या फिर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या फिर सदिशों के घटक से आए, ठीक है ना। इसे बच्चों आयताकार घटक भी कहा जाता है सदिशों का। सदिशों को क्या कहा जाता है बच्चों, आयताकार घटक। अब इसमें कितने आयत तो बढ़ नहीं रहा, घना बन रहा है, इसलिए आई कैप जे कैप के कैप तीनों चीजें आई इसमें। क्या मेरी बात क्लियर है क्या बच्चों, उतारो सारा वीडियो पॉज करके। अब देखो बच्चों, मान लेते हैं कि ये जो ए एक्स ए वाई ए जेड जो था वो ए है वास्तव में, तो इन सब की एक कहानी जो थी, मान लेते हैं कि ये जो ए वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है वो बताना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि अल्फा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। ये वाई है तो वाई के साथ कितना एंगल बना रहा है, मान लेते हैं बीटा एंगल बना रहा है। और ये क्या है, जेड एक्सिस है, तो जेड के साथ कितना एंगल बना रहा है, मान लेते हैं कि गामा एंगल बना रहा है, अल्फा बीटा और गामा। तो इन सबके कॉस निकालते बच्चों, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तो तुम्हें पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले से याद करो या फिर लाल कक्का से याद करो। तो पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले ने क्या बोला था कि जो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब आधार बटे कर्ण होता है। तो बेस तो सबके लिए क्या होगा, आधार बेस सबके लिए। अल्फा की बात करोगे तो ए एक्स होगा, बीटा की बात करोगे तो ए वाई होगा, गामा की बात करोगे तो ए जेड होगा। सुनना, मैंने तुम्हें एक चीज़ बता रखी बच्चों कि जहाँ से एंगल बनता है ना वो बेस होता है। तो जैसे अल्फा एंगल कहाँ से बन रहा है, ए एक्स के बेस से बन रहा है क्या, बीटा एंगल कहाँ से बन रहा है, ए वाई के बेस से, और गामा एंगल कहाँ से बन रहा है, ए जेड। बच्चों देखो एरो यहाँ तक लगा रखा, मतलब स्टार्ट ये यहाँ से हुआ है बच्चों, इसका एरो ऐसे है उल्टा। क्या मेरी बात समझ में आई क्या। तो यहाँ से कॉस अल्फा निकालूंगा तो बेस तो सबका मिल गया, ए एक्स, इसका ए वाई और इसका ए जेड। अब चाहिए हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस मतलब क्या होता है समझते हो ना, ये बेस है तो बेस की एंगल जहाँ पर खत्म होता है ना ये हाइपोटेनियस होती है, बाकी तो ये परपेंडिकुलर होता है। तो ये वेक्टर क्या है सबके लिए, ए वेक्टर ही क्या। देखो बच्चों खत्म कहाँ पे हो रहा सबका ए, तो यहाँ पर क्या लिख देता हूँ मैं, ए वेक्टर नहीं लगाऊंगा बच्चों, सीधा मैग्नीट्यूड उठाऊंगा। तो ऐसा बताने के बाद ये जो कॉस अल्फा कॉस बीटा और ये जो कॉस मामा मिला है इसे ही पता है क्या बोलते हैं बच्चों, डायरेक्शन कोसाइन। नाम में ही पता चल रहा बच्चों, हमें कोस थीटा निकालना था इन सभी डायरेक्शन का। तो ये जो डायरेक्शन रेशियो मिले थे इन्हीं का तो कोस थीटा निकाल दिया इसी कंसेप्ट से मैंने। लेकिन कंडीशन अप्लाई बच्चों, अल्फा बीटा गामा का कंसेप्ट लेना बहुत जरूरी है। हमेशा याद रखना कोई भी अगर पोजीशन वेक्टर होता है ना वो एक्स वाई जेड से रिस्पेक्टिवली अल्फा बीटा गामा एंगल बनाते हैं, ये माना जाता है, इसी के आधार पर चलते हैं। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा, ये क्या कहलाते हैं बच्चों, डायरेक्शन कोसाइन, डीसी के नाम से जाना जाता है इसको, है ना। ठीक है, और ये जो कॉस अल्फा है इसे एल भी बोलते हैं, कॉस बीटा जो है इसे एम भी बोलते हैं, और कॉस मामा जो है इसे एन भी बोलते हैं। तो ये जो एल कोमा एम कोमा एन जो है ये भी क्या कहलाते हैं बच्चों, डायरेक्शन कोसाइन। ऐसे बड़ा बड़ा ना लेके एलिमेंट में भी लिख सकते हैं। और ये जो ए बी सी था वो क्या था बच्चों, डायरेक्शन रेशियो, डी आर एंड डी सी। क्या मेरी बात समझ में आई क्या। अच्छा, हमारे पास क्या क्या मिल चुका है बच्चों, देखना एल की वैल्यू मिल रही है ए एक्स अपॉन ए, और एम की वैल्यू मिली है ए वाई अपॉन ए, और एन की वैल्यू मिली है ए जेड अपॉन ए। अगर मैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर सबको ऐड कर देता हूँ स्क्वायर करके, तो क्या आएगा बच्चों, ए एक्स का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए जेड का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सब में एलसीएम कितना आएगा बच्चों, ए स्क्वायर। क्या बचेगा, ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर और ए जेड का स्क्वायर। तो सुनना बच्चों क्या, ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर और ए जेड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अपन बच्चों, क्या ए स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर आ जाओ सामने। तो ए स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर कट गया तो क्या बचेगा बच्चों 1। तो इससे एक चीज़ प्रूफ हुई है बच्चों। तो ये चीज़ प्रूफ करने से पहले मैं हेडिंग भी लिख देता हूँ। हमारी हेडिंग थी बच्चों डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन, जो कि यहीं पे ख़त्म हो गया था, बस आ गया था ना दोनों। तो अगली हेडिंग क्या आती है वो मैं उतारता हूँ तुम्हारे सामने बच्चों। ये है बच्चों क्वेश्चन या हेडिंग, प्रूफ दैट द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ डायरेक्शन कोसाइन विल बी 0। हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों, दिक् कोज्जाएं, इसे कोसाइन भी बोलो या कोज्जाएं भी बोलो ना, दिक् कोज्जाएं के वर्गों का योग क्या होता है बच्चों 1। अब ये कोज्जाएं ये सब चीज़ें क्या है, तो बच्चों सॉरी गलत लिख दिया मैंने, ये कोज्जाएं ऐसे है ना, या दिक् कोज्जाओं लिख दो। तो बच्चों ये जो साइन होता था ना, साइन वैसे तो ये साइन होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं ज्या। तो कोसाइन जो होता है इसे अपन बोलते हैं कोज्जा। आगे बात समझ में। तो ये चीज़ तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री वाले लेक्चर में बता रखी थी। अब आ गया बच्चों, दिक् कोज्जाओं के वर्गों का योग 1 होता है। तो क्या दिक् कोज्जाई है क्या ये, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर मामा की वैल्यू क्या होगी बच्चों 1। ये प्रूफ करने के लिए हमेशा आता है। तो कैसे स्टार्ट करोगे ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो सबसे पहले तुम्हें दिक् कोज्जाएं बतानी पड़ेगी, दिक् अनुपात बताने पड़ेंगे, फिर दिक् कोज्जाएं बतानी पड़ेगी, फिर इन सबका स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा, तब जाके बात खत्म होती है कि हाँ दिक् कोज्जाओं के वर्गों का योग या डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम हमेशा क्या मिलेगा बच्चों 1 मिलेगा। अब आगे देखना बच्चों, अब बात यहीं पे ख़त्म थोड़ी हो रही है। बात ख़त्म कहाँ पे हो रही है, देखना ख़त्म इस तरीके से हो रही है कि ये जो कॉस स्क्वायर अल्फा है, कॉस स्क्वायर बीटा है और कॉस स्क्वायर मामा है, ये 1 होता है। तो तुम्हें याद होगा बच्चों कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता था 1। मतलब कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर प्लस में 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर मामा इज इक्वल टू 1 चल रहा है क्या। इन सबकी जगह साइन स्क्वायर अल्फा बीटा गामा लिख चुका हूँ। 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया बच्चों 3, माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा माइनस में साइन स्क्वायर बीटा माइनस में साइन स्क्वायर मामा इज इक्वल टू क्या बच्चों 1। इन सबको उधर ले जाओ, 1 को इधर लेके आओ। तो 3 माइनस 1 बराबर साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर मामा। मतलब 3 से 1 कटेगा तो 2 बचेगा। तो क्या बचा बच्चों साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर मामा की वैल्यू 2 होती है। ये प्रूफ करने के लिए आ जाए बच्चों। जरूरी नहीं हमेशा दिक् कोज्जाओं के वर्गों का योग 1 होता है। ऐसा हो जाएगा तो दिक् जाओ मतलब डायरेक्शन साइन के स्क्वायर का सम 2 होता है, ये प्रूफ करो। तो साइन का स्क्वायर का सम तो 2 होगा और कोस के स्क्वायर का सम की वैल्यू 1 होगी। प्रूफ हो गया समझ में। उतारो बच्चों वीडियो पॉज करके सारा। यहाँ ये दिक् कोज्जाएं और दिक् अनुपात खत्म हुए, ठीक है। चलो बच्चों क्वेश्चन देखे अपन अच्छे। क्या क्या है क्वेश्चन हमारे पास।
पी वेक्टर दे रखा है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कोसाइन निकालो। डीसी मतलब क्या है, डायरेक्शन कोसाइन, दिक कोसाइन निकालना। तो पहले मैग्नीट्यूड देखो बच्चों इसका, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये तो सोल्व कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। अब मुझे चाहिए डायरेक्शन कोसाइन, तो कॉस एल्फा फॉर्मूला क्या था बच्चों, ए एक्स है ना, ए एक्स अपॉन ए। तो यहाँ पर ए एक्स ना लिख के मैं इसको क्या बोलूँगा बच्चों, पी एक्स अपॉन पी, और कॉस बीटा मतलब पी वाई अपॉन पी, और कॉस मामा मतलब पी जेड अपॉन पी। सही है ना बच्चों। तो यहाँ पर ये पी क्या है, सोचने वाली बात है नहीं। तो ये जो तुमने पी का निकाला ना, यही पी, 3 तरीका 9 प्लस 16 प्लस 144, तो आंसर आ गया शायद 169, है कि नहीं है। हो 169 मतलब 13, पी की वैल्यू मिली। और सुनना, ये पी जो है ये पी एक्स आई कैप, पी वाई जेड कैप और पी जेड के कैप से इसको कंपेयर करोगे ना, ऐसे 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 12 के कैप। तो पी एक्स की वैल्यू कितनी मिली बच्चों, 3, पी वाई की वैल्यू कितनी मिली बच्चों, 4, और पी जेड की वैल्यू कितनी मिली बच्चों, 12। सारी वैल्यू रख देना, आंसर आएगा। तो 3/13, 4/13 और 12/13, ये इसका आंसर आ गया। आओ इधर, फाइंड आउट द एंगल मेड बाय द आई कैप जे कैप। एक वेक्टर दे रखा है आई कैप जे कैप, और अपन को पता करना है कि एक्स और वाई एक्सिस से वो क्या एंगल बना रहा है। तो पहले इसको वीडियो पॉज करके उतारो बच्चों। चलो अब देखो, फाइंड आउट द एंगल मेड बाय दिस आई कैप एंड जे कैप वेक्टर। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ, ये वेक्टर ए है जो आई कैप है प्लस जे कैप है। तो मैंने तुम्हें बताया कि एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो कौन होता है बच्चों, कॉस एल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। तो तुम इसको पहले कंपेयर करोगे किससे, ए एक्स आई कैप से, और ए वाई जे कैप से, और ए जेड के कैप से। अब तुम सोच रहे हो सर एक्स वाई एक्सिस की बात हुई तो जेड क्यों लिख रहे हो, लिख लो ना बच्चों, कोई टेंशन वाली बात थोड़ी है। अब यहाँ पर इसको छोड़ो, ए एक्स की वैल्यू कितनी है 1, ए वाई की वैल्यू भी कितनी है 1, और ए जेड तो है नहीं, तो मानोगे क्या इसको तुम, 0। और इसका मैग्नीट्यूड भी निकालोगे ना बच्चों, तो ए का मैग्नीट्यूड मतलब ए, तो क्या आएगा बच्चों, ए एक्स का स्क्वायर और ए वाई का स्क्वायर, क्या आएगा बच्चों, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट, क्या आएगा बच्चों, √2। चलो वैल्यू रखते हैं। तो कॉस एल्फा की वैल्यू क्या होती है, ए एक्स अपॉन ए एक्स की वैल्यू कितनी मिली थी बच्चों 1, और इसकी वैल्यू कितनी बच्चों 1/√2। इसकी वैल्यू ए बाई वाई ए मतलब 1/√2, और ये तो क्या हो गया बच्चों 0/a मतलब 0। अब सुनना, कॉस एल्फा, अच्छा गामा की वैल्यू पूछी नहीं ना, एक्स वाई की पूछी, जेड की नहीं पूछी, तो उसको भूल जाओ, इन दोनों पर गौर करो। हमारे पास कॉस एल्फा की वैल्यू मिली है 1/2, और यही किसकी वैल्यू मिली, कॉस बीटा की भी मिली है। और कॉस की वैल्यू 1/√2 कितने पे होती है बच्चों, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या 45 पे होती नहीं होती है। तो कॉस से कॉस घटाओगे तो एल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45, और यही बीटा की वैल्यू होगी क्या। तो हमें यही तो पता लगाना था कि एक्स से और वाई एक्सिस से ये वेक्टर कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, वो 45 डिग्री का बना रहा है। यहाँ पर आओ, ये अब तीनों आ गए ना इसके अंदर, तो यहाँ पर भी तुम वही काम करोगे, बस तुम्हारे पास जो ए का मैग्नीट्यूड मिलेगा ना, ए वो क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, मतलब √3 आया नहीं आया। तो जब तुम कॉस एल्फा निकालने जाओगे तो क्या आएगा, ए एक्स अपॉन ए, तो ए एक्स की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू क्या है √3 है। कॉस बीटा की वैल्यू भी 1/√3 ही मिलेगी बच्चों, क्योंकि सारे सेम में देख लो, तुम ट्राई करके देख लेना, इसकी भी वैल्यू यही मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखो, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालने। तो मैंने तुम्हें बताया कि जहाँ एंगल बनता वहाँ cos थीटा, जहाँ नहीं बनता वहाँ sin थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा a cos 60, यहाँ पर आ जाएगा a sin 60। cos 60 की वैल्यू 1/2, sin 60 की वैल्यू √3/2। ये आ गया बच्चों आंसर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये नोट्स में दे रखे बच्चों क्वेश्चन, ठीक है, उतार लेना सारा वीडियो पॉज करके।